हेलो, आई एम राकेश जोशी, योर पेरोल मेंटर। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। तो पिछली क्लास में अब तक हमने समझ लिया था कि बेसिक रेट ऑफ वेजेस क्या होते हैं, फिक्स्ड रेट्स क्या होते हैं, बेसिक वेजेस अलाउंसेस क्या होते हैं, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, मेरे स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस क्या होते हैं, और मेरा इन हैंड सैलरी यानी कि नेट सैलरी मेरी कैसे निकल कर आती है। तो मुझे लगता है कि आपको ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी तो समझ में आ गया होगा, लेकिन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं एक वो शब्द जिससे कि सारी की सारी कंफ्यूजन शुरू होती है, और जो कि इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड भी वही है, सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी। जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी में जाता है, जब उसकी ज्वाइनिंग लेटर में पहले दिन जब उसकी अपॉइंटमेंट होती है और जब उसको सैलरी बताई जाती है, तो 95% कंपनी सीटीसी बताती है। बहुत ही रेयर कंपनी है जो आज की डेट में ग्रॉस सैलरी बताती है आपको। तो वो क्या बताएगी आपको? सीटीसी। हमेशा सीटीसी को आप अपनी इन हैंड सैलरी या ग्रॉस सैलरी से कंफ्यूज कर जाते हैं, और यहीं पर एम्प्लॉयज के साथ दिक्कत होती है। तो आज हम पढ़ते हैं पहले कि कॉस्ट टू कंपनी होता क्या है। CTC is the total expenditure that a company spends on an employee, which includes both fixed and variable salary, inclusive of basic allowances, incentive, bonus, commission, contribution to statutory funds, and other non-monetary benefits in the form of perquisite. अभी तक आपने पढ़ा था कि मैंने बेसिक प्लस अलाउंसेस यानी फिक्स सैलरी प्लस वेरिएबल सैलरी जैसे ही ऐड करी थी, मेरी ग्रॉस सैलरी निकल कर आती थी। ग्रॉस सैलरी से जैसे ही मैं स्टैट्यूटरी डिडक्शंस और नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस माइनस करता था, तो मेरी नेट सैलरी निकल कर आती थी। तब आप पूछेंगे कि अब बचा क्या सीटीसी के अंदर। चलिए समझते हैं कि सीटीसी के लिए क्या बचा है। मेरी ग्रॉस सैलरी सबको मालूम है कैसे निकली थी। ग्रॉस सैलरी के ऊपर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी फंड। देखिए, अब आपने पढ़ा था कि हमने पीएफ जमा कराया था एम्प्लॉय का, जो कि एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट हुआ था। ग्रॉस सैलरी में से मैंने स्टैट्यूटरी डिडक्शन हमने माइनस किया था, पीएफ माइनस किया था, ईएसआई माइनस किया था। अब मेरे वही एम्प्लॉयर उसी के अंदर एम्प्लॉयर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। जो पीएफ एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होता है, उतना सेम कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी सबमिट कराता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जब हमारा पीएफ का चैप्टर आएगा आगे जाके, तब हम उसमें गहराई से इसको समझने वाले हैं कि वो क्या चीज है। लेकिन जब मैंने ग्रॉस सैलरी पर एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने जब स्टैट्यूटरी फंड जमा कराया, वो उस ग्रॉस सैलरी पे ऐड हो जाता है, जो कि एम्प्लॉय को इन हैंड नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसकी ग्रॉस सैलरी में वो ऐड हो जाता है। सेम ग्रेचुटी एक चीज होती है जो कि रिटायरमेंट पे मिलती है। जब रिटायरमेंट होता है तब आपकी ग्रेचुटी होती है। तो ग्रेचुटी भी जो है वो कभी कभार कुछ कंपनीज इन सीटीसी के पार्ट में ऐड करके चलती है पहले से ही, जो रिटायरमेंट में आपको मिलने वाला है। उसका पता आपको पहले ही चलता है कि मेरे हर महीने ये ऐड हो रहा है, लेकिन वो मिलता आपको रिटायरमेंट के टाइम पे। और इसी तरीके से अदर नॉन मॉनेटरी फंड्स भी इसके अंदर आते हैं। अब नॉन मॉनेटरी फंड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। नॉन मॉनेटरी फंड्स होते हैं जैसे हाउस अकोमोडेशन, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी थी कि जैसे ही एम्प्लॉय को बोला कि जाओ, मेरा एक घर खाली पड़ा है कंपनी का और आप उसको जाके यूज कर सकते हो रहने के लिए, तो उसको कहते हैं हाउस अकोमोडेशन, जिसके अंदर हम उसको पैसे नहीं दे रहे कि आप ये लो और पैसे किसी को देना, हम उसको क्या है हाउस दे रहे हैं। तो उस हाउस की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम उसको वैल्यू इन हैंड नहीं दे रहे, लेकिन वो हाउस मॉनिटरी उसको नॉन मॉनिटरी फंड्स में जा रहा है, यानी जो पैसों में नहीं बदला जा सकता। इसी तरीके से हम कभी कभार एम्प्लॉय को कार दे देते हैं, कभी कभार हम उसको ड्राइवर प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसे ही उसकी मेडिकल इंश्योरेंस करा देते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस हो जाती है एम्प्लॉय की, लेकिन उस मेडिकल इंश्योरेंस के लिए हम एम्प्लॉय से कुछ चार्ज नहीं करते, तो वो मेरा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, जिसके लिए ना तो हमने कुछ लिया ना ही हमने कुछ दिया। इसी तरीके से कोई मेंबरशिप फीस होती है किसी भी क्लब की या किसी कोर्स की या किसी इंस्टीट्यूट की, जैसे सीए के अंदर आईसीआई की लेनी पड़ती है। ये सारी मेंबरशिप फीस भी कभी कभार एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करता है, जो पार्ट ऑफ सीटीसी होता है। अब इसी तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट निकल कर आते हैं जो नॉन मॉनेटरी फंड्स के अंदर आते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं आगे। मेरी बेसिक सैलरी थी 20,000, अलाउंसेस था 10,000, तो दोनों को मिलाया जैसे ही मैंने, मेरे बेसिक्स थे 20,000 और मेरा अलाउंसेस है 10,000, दैट मीन्स मेरी फिक्स सैलरी हुई 30,000। और क्योंकि इस एग्जाम्पल में मेरे कोई भी वेरिएबल पार्ट नहीं है, तो यही मेरा ग्रॉस बन गया। ग्रॉस सैलरी में से जैसे ही मैंने स्टैट्यूटरी डिडक्शन माइनस करा और नॉन स्टैट्यूटरी यानी कि एडवांस कुछ एम्प्लॉय ने लिया हुआ था कंपनी से, वो मैंने माइनस किया, यानी पीएफ का 2,000 रुपये माइनस किया, एडवांस मैंने जैसे ही माइनस किया, तो मेरी नेट सैलरी निकल कर आ गई। ये हमने लास्ट क्लास तक कर लिया था। चलिए इसके आगे समझते हैं। अब ग्रॉस सैलरी के ऊपर सेम जितना एम्प्लॉय का फंड होता है पीएफ का,
उतना ही सेम फंड एम्प्लॉयर भी जमा करवाता है। तो एम्प्लॉय का फंड तो डिडक्ट हो गया था ग्रॉस सैलरी में से, क्योंकि वो एम्प्लॉय की सैलरी का ही पार्ट, मतलब एम्प्लॉय ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपनी सैलरी में से, लेकिन एम्प्लॉयर अपनी तरफ से और फंड जमा करवा रहा है उसमें, जो कि बेनिफिट तो एम्प्लॉय को हो रहा है लेकिन वो एम्प्लॉय के हैंड में नहीं आ रहा, यानी वो इन हैंड सैलरी का पार्ट नहीं बन रहा, लेकिन हाँ उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिट मिल रहा है इसलिए यहां पे 2000 रुपीज ऐड हो गया। ऐसे ही मेडिकल इंश्योरेंस उसने कराई है एम्प्लॉय की, तो मेडिकल इंश्योरेंस में सेम 1000 रुपए लगे उसके वो इंश्योरेंस कराने के पर मंथ, पर वो जो 1000 रुपीज है ना तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट किया उसने और ना ही उसको वो सैलरी इन हैंड में दी। उसने क्या करा, एक नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दे दिया एम्प्लॉय के लिए कि उसको मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट तो मिल रहा है लेकिन उसके लिए उसको ना तो कैश मिल रहा है और ना ही उसको मेडिकल इंश्योरेंस कराने के लिए कैश डिडक्ट किया गया, तो वो उसकी ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब ऐसे ही उसकी एक मेंबरशिप थी क्लब की, वो क्लब की मेंबरशिप जो है वो एम्प्लॉयर ने दिला दी उसको, उसने एम्प्लॉयर ने वो 1000 रुपए पे कर दिया उसके बिहाफ पे, फिर से ना ही उसके इन हैंड ये पैसा गया और ना ही उसकी सैलरी में से डिडक्ट हुआ ये पैसा, तो ये बेनिफिट मिल गया। अब आप समझोगे कि देखो अब इस एम्प्लॉय को जब सैलरी दी तो उसको इन हैंड सैलरी तो इतनी मिली, लेकिन एम्प्लॉयर के हाथ से कितना खर्चा हुआ, क्योंकि अब आप एचआर के अंदर जाओगे, आप पेरोल वगैरह बनाओगे तो आपको तो ये भी देखना है ना कि एम्प्लॉयर का क्या खर्चा हो रहा है। तो एम्प्लॉयर का क्या खर्चा हुआ, एक तो ये सैलरी उसको इन हैंड दी, ठीक है, लेकिन ये वाला पैसा जो माइनस हुआ वो भी एम्प्लॉयर का नहीं था, वो भी जाके सबमिट हुआ है कहीं पर। तो मेरे को 30,000 उसने उसको सैलरी दी, 2000 रुपए उसने पीएफ जमा कराया, 1000 रुपए का इंश्योरेंस कराया, 1000 रुपए क्लब मेंबरशिप के दिए, तो उसका टोटल खर्चा कितना हुआ एम्प्लॉयर का, दैट इज कॉल्ड सीटीसी। टोटल सीटीसी उसकी 34,000 हुई, यानी उस एम्प्लॉय को रख के उस महीने का खर्चा उसका 34,000 हो रहा है एम्प्लॉयर का। तो जैसे ही 34,000 एम्प्लॉयर का खर्चा हुआ दैट इज कॉल्ड सीटीसी, मतलब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को रखने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको सीटीसी बोलते हैं। जो ग्रॉस सैलरी के बाद कंपोनेंट्स ऐड होते हैं वो एम्प्लॉय को बेनिफिट होता है, उसका एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है लेकिन उसके हाथ में कैश नहीं आता वो। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर यही एम्प्लॉय 15 दिन आ जाता है तब उस सिनेरियो में क्या होगा। अगर वो 15 दिन में आता है तो उसकी ठीक सैलरी आधी हो जाती है, क्योंकि 30 का मेरा मंथ है और 15 डेज वो आया, तो मेरी 20,000 बेसिक थी, मैंने डिवाइड किया 30 से और मल्टीप्लाई किया 15 से, तो उसकी 20,000 थी, तो बेसिक हो गई 10,000 रुपीज। 10,000 उसका अलाउंसेस था, 30 डेज का महीना है, 15 डेज वो आया है, तो 5,000 हो गई मेरे अलाउंसेस, तो मेरी फिक्स सैलरी निकल कर आई 15,000। अब क्योंकि ये मेरे इसमें कोई वेरिएबल सैलरी है नहीं तो यही मेरा ग्रॉस सैलरी भी बन गया। ग्रॉस सैलरी से मैं पीएफ को माइनस करता हूं जो कि मेरा स्टैट्यूटरी डिडक्शन है। अब स्टैट्यूटरी डिडक्शन भी हाफ होगा, 2000 मेरा था पिछले एग्जाम्पल पे आपने देखा था, वो 30 डेज का महीना है तो वो 15 डेज से निकाला तो मेरा 1000 ठीक आधा निकल कर आया उसका। बट क्योंकि ये पीएफ जो है वो बेसिक सैलरी पे या सैलरी के ऊपर निकल रहा है एम्प्लॉय के, तो इसलिए ये भी आधा होता है, क्योंकि जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है वो मेरे सैलरी से लिंक्ड होता है, तो मेरी सैलरी कम हुई तो मेरा पीएफ कंट्रीब्यूशन भी कम हुआ। लेकिन आप देखोगे मेरा एडवांस कम नहीं हुआ, एडवांस मेरा वही का वही है 1000 रुपीज, क्योंकि एडवांस क्या होता है, एम्प्लॉय सैलरी के बिहाफ पे पहले ही ले चुका, वो पहले से ही डिसाइडेड है कि मेरा 1000 यहाँ पे डिडक्ट होना था, तो क्योंकि उसकी सैलरी 15,000 तब भी बन रही है, तब भी उसकी सैलरी 1000 से ज्यादा है, इसलिए हम उसका एडवांस डिडक्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ना लेबर कोड्स के मतलब हमारे लेबर लॉज के अंदर चेंजेस आ गए हैं, न्यू लेबर कोड्स आने वाले हैं, कभी भी आ जाएंगे, तो उसके अंदर ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि मेरी डिडक्शन, टोटल डिडक्शन जो है वो मेरी ग्रॉस सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। अभी वो आए नहीं है लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। तो एडवांस उसका पूरा डिडक्ट हुआ, तो उसकी ग्रॉस सैलरी थी 15,000, स्टैट्यूटरी डिडक्शन माइनस हुआ 1000, एडवांस माइनस हुआ 1000, तो मेरी नेट सैलरी कितनी निकल कर आई 13,000। तो इस महीने वो अपने घर कितने रुपए लेके जाने वाला है, 13,000 रुपए। तो चलिए इस महीने का इसका सीटीसी समझते हैं कि सीटीसी क्या निकलेगा। तो ग्रॉस सैलरी थी इसकी 15,000 रुपीज, उसके अंदर एम्प्लॉयर ने सेम कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने जमा करवा दिया 1000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद उसने एक एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस कराया। अब आप देखोगे कि मेडिकल इंश्योरेंस हाफ नहीं हुआ, सब चीजें हाफ हुई यहाँ पर, एक एडवांस हाफ नहीं हुआ था और मेडिकल इंश्योरेंस भी हाफ नहीं हुआ, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस का उसकी सैलरी से कोई लिंक नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब है एक एम्प्लॉय के ऊपर जो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए खर्चा किया जा रहा है, तो वो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पहले से डिसाइड करती है, उसकी सैलरी से लिंक कभी भी नहीं होता,
वो लिंक होता है एम्प्लॉय बेस पे। तो एम्प्लॉय की अगर 1000 रुपये का इंश्योरेंस है तो 1000 रुपये ही जाएगा, बेशक वो एक ही दिन क्यों ना आए, 2 ही दिन क्यों ना आए। सेम उसकी अगर किसी जगह की मेंबरशिप जानी थी तो उसका उसके एम्प्लॉय कंपनी में उस दिन कितने दिन काम किया से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेंबरशिप है वो फ्रीज है, वो उतनी ही जाएगी। तो उसका सीटीसी कितना निकला, 15,000 प्लस 1,000 16,000 प्लस 1,000 17,000 प्लस 1,000 18,000, तो उसकी सीटीसी बनकर आई 18,000 रुपीज। 18,000 में से आप फिर से समझे, ग्रॉस थी 15, घर लेके गया वो 13,000 रुपए, लेकिन उसको बेनिफिट मिल रहे हैं 18,000 के। तो आप समझ में आए कि जब इंप्लॉय आता है कंपनी में तो उसको बताई क्या सैलरी जाती है और उसको मिलती क्या सैलरी है। ये बेनिफिट तो उसको मिल रहे हैं, लेकिन ये बेनिफिट उसको इन हैंड नहीं मिल रही। ग्रॉस के ऊपर जो भी एडिशन हो रहा है वो उसको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इन हैंड नहीं मिल रहा है। तो ये हमने ना मेडिकल इंश्योरेंस क्लब मेंबरशिप के एग्जांपल लिए हैं। ऐसे ही नॉन मॉनेटरी बेनिफिट बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ के अंदर अलाउंसेस और इसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे जिसको हम आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ हम एग्जाम्पल के तौर पे ये कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। हमने एग्जाम्पल्स में वैसे पूरा डिफरेंस समझ लिया, लेकिन फिर से समझ लेते हैं कि ग्रॉस सैलरी होती है मेरी बेसिक प्लस अलाउंसेस फिक्स्ड प्लस वेरिएबल सैलरी। नेट सैलरी होती है जब मेरी ग्रॉस सैलरी में से ही स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस को माइनस कर दिया जाता है। और मेरी सीटीसी तब निकलती है जब ग्रॉस सैलरी के अंदर एम्प्लॉयर का वो फंड जो स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन में जाने वाला है और मेरा अदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जब ऐड होते हैं तो वो मेरा सीटीसी कहलाता है, जिसको कॉस्ट टू कंपनी कहते रहते हैं कि कंपनी ने एम्प्लॉयर पे क्या, एम्प्लॉय के ऊपर क्या खर्च किया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सीमा जॉइंस एबीसी कंपनी एज ए कंप्लायंस मैनेजर। पहले मैं आपको फिर भी बता दूं, जब कंपनी में ज्वाइनिंग होती है ना आप लोगों की, तो सबसे पहले आपको सैलरी के साथ डेजिग्नेशन भी बताई जाती है। डेजिग्नेशन का होना बहुत जरूरी है कि आप किस डिपार्टमेंट में और किस डेजिग्नेशन पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सीमा ने एबीसी कंपनी ज्वाइन करी एज ए कंप्लायंस मैनेजर, और कंपनी डिसाइड करती है कि हम उसको ग्रॉस सैलरी 50,000 रुपीज देंगे। क्या डिसाइड करती है कंपनी? ग्रॉस सैलरी 50,000। यहां मैं सीटीसी की बात नहीं कर रहा, ग्रॉस की बात कर रहा हूं। इन्हीं कंपोनेंट्सों में आपने ध्यान देना है कि हम एम्प्लॉय को क्या ऑफर करने वाले। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय अड़ जाता है कि जी मुझे इतनी ग्रॉस चाहिए, उसको नहीं पता होता सीटीसी क्या होती है, तो वो कहता है जी मुझे पिछली कंपनी में इतना ग्रॉस मिलता था, मुझे इतनी ग्रॉस चाहिए। तो कभी कभार कंपनी उसके ग्रॉस में भी फाइनल करती है कि ठीक है हम आपको इतना ग्रॉस दे देंगे, तो उसके बाद हमें ग्रॉस से सीटीसी निकालनी होती है। कभी हम सीटीसी बताएंगे एम्प्लॉय को, कभी हम ग्रॉस बताएंगे एम्प्लॉय को। ठीक है, तो अब कंपनी डिसाइड करती है कि जी 50,000 रुपीज हम उसको ग्रॉस सैलरी देंगे पर मंथ। अब कंपोनेंट कुछ ऐसे रखे गए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर कंपनी कुछ रूल्स बनाती है इन कंपोनेंट्स को लेके कि किस तरीके से कैसे रखा जाएगा, जिसको हम आगे और डिटेल में बढ़ने वाले हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैं फिर से, हमने एग्जांपल ही कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर किया कि ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चरिंग की रूल्स बनाए जाते हैं कंपनी के द्वारा। अब बेसिक सैलरी हमने बोला कि 50% ऑफ ग्रॉस सैलरी, इसका 50% हम बेसिक रखने वाले हैं। हाउस रेंट अलाउंस हम 50% ऑफ बेसिक रखने वाले हैं। इनको ध्यान से देखना कि ग्रॉस किसका बोल रही है कंपनी रखने के लिए, इसी में ही कंफ्यूजन होती है कि हम ग्रॉस किसका रखने वाले हैं। ये परसेंटेज बेसिक का है, ग्रॉस का है, किस चीज का है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है बहुत। बेसिक सैलरी है मेरी 50% ऑफ ग्रॉस, एचआरए है मेरा 50% ऑफ बेसिक, मेडिकल अलाउंसेस है मेरे 1600 के जो कि फिक्स किए हैं कंपनी ने, कन्वेंस अलाउंस है मेरा 2,000 रुपीज। इसके अलावा कंपनी कहती है कि जो भी बच जाएगा इसके ऊपर तो हम स्पेशल अलाउंसेस में डाल देंगे। हो सकता है कि कुछ इंप्लॉय की सैलरी कम हो कि स्पेशल अलाउंस आए ना, हो सकता है कि इतनी कम हो कि उसमें से फिर हम नीचे के कंपोनेंट हटाए, क्योंकि जो सीक्वेंस दी गई है मुझे वो फॉलो करनी जरूरी है। तो पहले मेरे को ये सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद ये सीक्वेंस, जो सैलरी कम हो जाएगी वो कर लेंगे। उसके एग्जाम्पल हम आगे देखने वाले हैं। अब इंप्लॉय का पीएफ यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है कि 2,000 रुपये इंप्लॉय का पीएफ होगा। जैसा मैंने आपको बताया था, जितना इंप्लॉय का पीएफ उतना ही इंप्लॉयर का पीएफ, तो इंप्लॉयर का पीएफ भी 2,000 रुपीज हो गया। अब कंपनी कहती है कि मैं इसको मेडिकल इंश्योरेंस देने वाली हूँ 1,000 रुपये। अब कंपनी ने आपको बोला, आप एचआर पर्सन हो, कंपनी ने बोला जी मुझे 50,000 सैलरी रखनी है, ये मेरे सैलरी के रूल्स हैं और आप मेरे को सीटीसी कैलकुलेट करके दिखाओ। तो अब आप लोग एचआर में ही ज्वाइन होने वाले हो, आप लोगों को आना चाहिए सीटीसी बनाने का, सीटीसी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, तो अब मेरी बेसिक सैलरी थी मेरी, ग्रॉस उन्होंने बोला था कि 50,000 होना चाहिए, ये फ्रीज करके दिया कंपनी ने। ठीक है, कंपनी ने बोला कि मेरी बेसिक सैलरी जो है वो 50% ऑफ ग्रॉस होनी चाहिए। तो 50% था मेरा, 50,000 का 50% होता है 25,000।
अगली कंडीशन कंपनी ने रखी कि मेरा हाउस रेंट अलाउंस जो है वो बेसिक का 50% होना चाहिए, 50% ऑफ बेसिक। उसके बाद उसने मेडिकल अलाउंस बोला था कंपनी ने फिक्स रखने के लिए 1600। कन्वेंस अलाउंस कंपनी ने बोला था फिक्स 2000 रुपीज। और उसने बोला था कि जो मेरा बाकी बच जाएगा वो स्पेशल अलाउंसेस में डाल देना। तो आप देखोगे कि इसका जो टोटल है, इसके टोटल को जब हम 50,000 से माइनस करते हैं तो ये फिगर निकल कर आती है। उसके बाद मेरा एक ही उसमें इस वक्त इस एग्जांपल में कोई भी नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन नहीं है, सिर्फ स्टैट्यूटरी डिडक्शन है पीएफ का। तो पीएफ का बता के दिया है कंपनी ने कि हम 2000 रुपये पीएफ काटेंगे। तो मेरा 50,000 ग्रॉस सैलरी था, उसमें से मैंने पीएफ माइनस करा 2000 रुपीज का, तो मेरी नेट सैलरी निकल कर आती है 48,000 रुपीज। ये वो सैलरी है जो एम्प्लॉय इस महीने अपने घर लेके जाने वाला है। ठीक है, तो अब सीटीसी निकालते हैं इसका। अब ग्रॉस सैलरी थी मेरी 50,000 रुपीज, उस पर मैंने एम्प्लॉयर पीएफ ऐड किया। एम्प्लॉयर पीएफ सेम उतना ही होता है जितना एम्प्लॉय का होता है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, हम पीएफ के चैप्टर में समझेंगे कि एम्प्लॉय का शेयर भी ज्यादा हो सकता है पीएफ के अंदर, बट उसके क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या कंडीशंस है, वो हम पढ़ेंगे पीएफ वाले चैप्टर में। तो एम्प्लॉयर का पीएफ ऐड हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस कराई है कंपनी ने एक एम्प्लॉय की, उसके 1000 रुपीज ऐड हो गए, तो मेरा सीटीसी निकल गया 53,000। यानी कि ये 3000 के बेनिफिट तो मिलेंगे एम्प्लॉय को, लेकिन आज की डेट में उसको इन हैंड कैश नहीं मिलेगा इसका। तो मेरी ग्रॉस सैलरी थी 50,000, नेट सैलरी थी 48,000 और सीटीसी था मेरा 53,000। तो आपको समझ में आया होगा कि 53,000 का उसका सीटीसी बनता है और सैलरी उसको मिलेगी 48,000। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों एम्प्लॉय को जो सैलरी बताई जाती है ज्वाइनिंग के टाइम पे वो उसको इन हैंड सैलरी नहीं मिलती। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करेंगे इसमें ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी बढ़ती। सेम एग्जांपल है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, जरा ध्यान से समझना। सीमा एबीसी कंपनी में है, ज्वाइन करती है एज ए कंप्लायंस मैनेजर, और सेम कंपनी उसको कहती है कि जी मैं 50,000 रुपये आपको सैलरी दे देंगे। अब बेसिक सैलरी जो है वो 50% ऑफ ग्रॉस, बिल्कुल सेम। एचआरए कहते हैं जी 50% ऑफ बेसिक सैलरी, ये भी बिल्कुल सेम। मेडिकल अलाउंसेस है 1600, कन्वेंस है 2000, रेस्ट इज स्पेशल अलाउंस, बिल्कुल सेम है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वही है जैसा था। अब चेंज है कि एम्प्लॉयर पीएफ जो है वो 12% ऑफ बेसिक सैलरी कटेगा। देखिए आप चेंज हो गया यहाँ पर। पिछले एग्जाम्पल में कंपनी फ्रीज करके दे रही थी कि मैं 2000 रुपये काटूंगी, लेकिन यहाँ पर कंपनी कह रही है कि मैं 12% ऑफ बेसिक काटूंगी। और असलियत में भी जब पेरोल बनाया जाता है वो 12% ऑफ पीएफ बेसिक होता है, नॉट दिस बेसिक, पीएफ बेसिक होता है। पीएफ बेसिक भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो एम्प्लॉय पीएफ 12%। अब क्योंकि एम्प्लॉय पीएफ 12% है तो एम्प्लॉयर पीएफ भी 12%। और सेम यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस दिया जा रहा है 1000 रुपये का। अब जून के महीने में उसको इंसेंटिव मिलता है 5,000 रुपीज, और वो प्रेजेंट होती है 25 डेज। तो हमें उसके जून के महीने का सीटीसी निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक सैलरी थी 50% ग्रॉस का, लेकिन क्योंकि वो आया है 25 दिन, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 30 इंटू में 25, तो उसकी बेसिक सैलरी निकल कर आती है 20,833। 15 दिन नहीं है, ये आसान नहीं है। आप बिल्कुल इसको 50 हर बार के एग्जांपल की तरह हाफ मत कर देना, ध्यान से देखना वो कितने दिन प्रेजेंट होता है। और असलियत में एम्प्लॉय ना 1-2 दिन ही एब्सेंट होता है, 15-15 दिन 10-10 दिन एब्सेंट नहीं होता। बहुत ही रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि वो इतना ज्यादा, वो सिर्फ वो था एग्जाम्पल समझाने के लिए। जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे हमारी प्रैक्टिकलिटी बढ़ती जाएगी, हम बिल्कुल उसके पास पहुंचते जाएंगे कि एक्चुअल में कंपनी में क्या होता है, और अब एक्चुअल में पेरोल रन करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपकी बेसिक सैलरी थी 25,000, डिवाइड किया 30 से, इंटू किया 25 से, मेरी बेसिक सैलरी निकल आई। हाउस रेंट अलाउंस था मेरा 12,500, यानी 50% ऑफ बेसिक। फिर मैंने 50% ऑफ बेसिक किया, डिवाइड बाय 30 किया, मल्टीप्लाई 25 करा, तो मेरा निकल कर आया 10,417। सेम मेडिकल अलाउंस, सेम कन्वेंस अलाउंस और सेम स्पेशल अलाउंस। सबको निकालने के बाद मैं पहले कैलकुलेशन फुल डे के हिसाब से ही करूंगा, फिक्स्ड रेट के हिसाब से। आपने सुना था ना कंसेप्ट फिक्स्ड रेट, ये मेरा फिक्स्ड रेट है। मैं फिक्स्ड रेट के हिसाब से पहले कैलकुलेशन करूंगा, उसके बाद उसमें से डिवाइड करूंगा, और उसके बाद मैं उसकी एक्चुअल अर्न सैलरी निकालूंगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल अर्न। ये है फिक्स्ड और ये है एक्चुअल। ये थी फिक्स्ड जो हर महीने इसकी फिक्स रहेगी, और ये हर महीने बदल सकती है उसके प्रेजेंट डेज के हिसाब से।
तो मेरा बेसिक HRA सब कुछ निकल गया। अब क्योंकि उसको यहाँ पर इंसेंटिव भी मिला है, तो इंसेंटिव यहाँ पर 5000 उस मंथ का मिला है उसको, इसका उसके प्रेजेंट डे से कोई लेना देना नहीं। कंपनी ने बोला है हम आपको, क्योंकि उसने बहुत अच्छी सेल की होगी उस महीने, या उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा इस महीने, जिसके वजह से कंपनी ने खुश होकर उसको इंसेंटिव दिया, विच इज कॉल्ड वेरिएबल। एंड वेरिएबल पार्ट जो है वो डिवाइड नहीं होता है। ये मेरा फिक्स्ड पार्ट, फिक्स्ड रेट ये था, फिक्स्ड सैलरी ये है, और वेरिएबल सैलरी ये है। ठीक है, फिर मेरी ग्रॉस निकल कर आ गई। ग्रॉस के बाद मेरा एम्प्लॉय पीएफ निकालना है। अब मेरा बेसिक का 12% निकालना था। अब मेरी इस महीने की बेसिक कितनी हो गई? 20,833। तो मैं इसका 12% निकालूंगा, विच इज 2500। तो जैसे ही मैंने ग्रॉस सैलरी में से एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस करा, मेरी नेट सैलरी निकल कर आ गई। और जैसे ही नेट सैलरी में मैंने एम्प्लॉयर का पीएफ ऐड करा, जो कि 12% ऑफ बेसिक है अगेन, और सेम है जो एम्प्लॉय की सैलरी का है, वो प्लस हो जाएगा। और मेडिकल इंश्योरेंस जो उसने दिया है वो ऐड हो जाएंगे, तो मेरी यहाँ पर सैलरी निकल कर आती है। तो अब ये था सीटीसी का कंसेप्ट। अब आप लोगों को आ गया, बस यही है, सीटीसी निकालना है, बन गया पेरोल। अब आप ऐसा मत करना कि घर जाओ और अपने पापा को बोलो जी आपकी कंपनी का पेरोल आज से मैं बनाऊंगा। नहीं 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 नहीं, अभी आपने बेसिक कंसेप्ट समझे, यहाँ से पेरोल की शुरुआत होती है। इसके आगे आप समझोगे इसकी बारीकियां। ये सिर्फ एग्जाम्पल थे, इसके अंदर कहीं भी हमने एक्चुअल स्टैट्यूटरी एंगल नहीं डाला है। यहाँ पर एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं डाली है। एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे आप 100 200 10 10 हज़ार का एम्प्लॉय का एक साथ रन करने वाले, वही सीखेंगे आगे आप इसके उसमें।